नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, चुनाव निपट गया है, चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इन नतीजों को लेकर हरियाणा के बारे में मोटी मोटी बातें क्या हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कई ऐसे आंकड़े हैं, उन पर बात करते हैं। एक तो हरियाणा में किसानों ने और नौजवानों ने अपना असर दिखा दिया है। ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि किसान आंदोलन का जहां जहां असर था वहां पर नतीजे कैसे आए हैं, उन पर बात करते हैं। हालांकि 10 सीटों में से 5 सीटें आई हैं, 5 कांग्रेस के खाते में गई हैं, 5 बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वर्सेस जनता, यानी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। और इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल माना है। उन्होंने भी कहा है कि यह चुनाव यानी बीजेपी वर्सेस लोग, जनता, ये लग रहा था। तो हरियाणा में जैसा मैंने पहले कहा कि नौजवानों और किसानों ने अपना असर दिखा दिया। आप देखिए कि दिल्ली से लेकर डबवाली तक, यानी सिरसा से आगे डबवाली, ये जो हाईवे है, इस हाईवे पर किसान आंदोलन की अच्छी खासी पकड़ थी। और आपने आंदोलन के दौरान देखा होगा इस हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आते थे। किसानों का लंगर चलता रहता था इस हाईवे पर। और इस हाईवे पर बीजेपी को एक भी सीट इस बार नहीं मिली है। आप देख लीजिए, दिल्ली से निकलते ही रोहतक, उसके बाद हिसार और उसके बाद सिरसा लोकसभा सीट, ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। यहां पर बीजेपी को कुछ नहीं मिला। इसके बाद अगर आप देखें, साथ लगता सोनीपत है, वहां पर भी किसान आंदोलन का असर था। यानी एक तरफ टिकरी बॉर्डर से लेकर सिरसा तक और एक तरफ सिंगू बॉर्डर, यानी ये जो एरिया है सिंगू बॉर्डर के आसपास का, ये सोनीपत लोकसभा पड़ता है। तो सोनीपत भी कांग्रेस के खाते में चले गई, वहां से भी बीजेपी हार गई। तो ये 4 सीटें जहां पर किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर था, किसान बैठे थे यहां पर, तो यहां पर वो असर दिखाई दिया है। वहीं दक्षिण हरियाणा एक बार फिर बीजेपी के साथ चला गया है। दक्षिण हरियाणा आपको पता है, जिसमें फरीदाबाद आता है, जिसमें गुड़गांव लोकसभा आता है, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ का इलाका भी आता है। तो यहां से ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। यहां पर किसान आंदोलन का भी ज्यादा असर नहीं था, यह भी आपने देखा होगा। वहीं एक और बेल्ट है जिसको जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है, यानी दिल्ली से लेकर अंबाला, पंचकुला और आगे कालका तक, इसको जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है। और यहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ पिछले 2 चुनावों में देखने को मिली है, चाहे लोकसभा का चुनाव था और चाहे विधानसभा का चुनाव। लेकिन इस बार वहां पर भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। एक तो साथ लगती सीट सोनीपत और एक आगे अंबाला, यानी अंबाला में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, वो भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। हां, यहां पर करनाल और कुरुक्षेत्र जरूर बीजेपी के खाते में गया है। यानी 5 सीटें बीजेपी के खाते में और 5 कांग्रेस में, यानी 5 सीटों का नुकसान इस बार बीजेपी को हुआ है हरियाणा में, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। अब हमने भी आपको बताया था हमारा एग्जिट पोल और हमारा प्री पोल दोनों सही निकले। एक बार फिर हमने अपने एग्जिट पोल में आपको क्या दिखाया था कि कम से कम 3 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, 3 से लेकर 6 तक, यानी 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और आई कितनी? 5। हमने कांग्रेस के बारे में बोला था कि कम से कम 4 सीटें कांग्रेस की, और बताया भी था कौन कौन सी, कि 4 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। आई कितनी? 5। और हमने जो 2-3 सीटों पर मुकाबला बताया था, मुकाबले में जो हमने प्लस पॉइंट बताया था, उसके हिसाब से सिर्फ एक कुरुक्षेत्र की सीट पर हमने कहा था कि वहां पर कड़ा मुकाबला है और थोड़ा एज वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहा है, लेकिन वो सीट बीजेपी के खाते में गई है। सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी तमाम सीटों के बारे में हमारा पोल बिल्कुल सही निकला है। और वहां पर भी हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहा। आपको पता, 29,000 वोटों से बीजेपी ने वहां जीत दर्ज की है। अब आते हैं हरियाणा के बारे में जो मोटी मोटी बातें चुनाव नतीजों के बाद, यानी सबसे बड़ी जीत
जो हुई है वो दीपेंद्र हुड्डा की हुई है रोहतक लोकसभा से 3,45,298 वोटों से। और एक और बड़ी बात, यानी पूरे देश में कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते हैं, ये दीपेंद्र की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहले नंबर पर राहुल गांधी खुद जीते हैं 3,90,000 के करीब वोटों से। दूसरे नंबर पर दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं, यानी कांग्रेस के अगर उम्मीदवारों की बात करें तो। वहीं एक और बात इससे ही जुड़ी हुई कि यानी पूरे देश में कांग्रेस को हरियाणा से परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट मिला है 47.6%। यानी इसके बाद कर्नाटक 45 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। यानी कि पूरे देश में कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से अगर वोट मिला है तो वो हरियाणा से मिला है। अब सबसे बड़ी जीत दीपेंद्र हुड्डा की, और सबसे कम जीत, सबसे छोटी जीत वो सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार 21,000 कुछ वोटों से उनकी जीत जो है वो हुई है। वहीं 2 लाख से ज्यादा की जीत एक कुमारी शैलजा को मिली है 2,68,000 कुछ वोटों की, और मनोहर लाल खट्टर भी 2 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं इस चुनाव के बारे में बात करें तो चौटाला परिवार की ओर से 4 लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा। एक तो अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे, रंजीत चौटाला हिसार से, नैना चौटाला हिसार से, सुनैना चौटाला हिसार से, लेकिन चारों जीत नहीं पाए हैं, यानी किसी भी सीट पर उनको जीत नहीं मिली है, चारों हार गए। और बड़ी बात, चारों की जमानत जब्त भी हो गई है इस चुनाव में। वहीं दूसरी बड़ी बात, जेजेपी को जो वोट मिला है, यानी पूरे हरियाणा में 1% वोट भी नहीं मिला है। तो ये बड़ी बात है कि 1% वोट भी जेजेपी इस चुनाव में नहीं ले पाई है। वहीं जो दूसरी बड़ी बात है, हरियाणा सरकार के एक मंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे, रंजीत चौटाला, वो चुनाव हार गए हैं। आपको पता है उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया था, तो विधायकी भी चली गई है, चुनाव भी हार गए हैं। हालांकि वो मंत्री अभी बने हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है शायद उनसे मंत्री पद भी वापस ले लेगी आने वाले दिनों में। वहीं हरियाणा में जो कई मंत्री हैं इस समय सरकार में, उनके हलकों से भी बीजेपी हार गई है। और सबसे बड़ी बात, जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा नायब सिंह सैनी, उनके हलके नारायणगढ़ से भी बीजेपी हार गई है 20,000 से ज्यादा वोटों से। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर बड़े मंत्री हैं वो हरियाणा सरकार में, उनके हलके से भी बीजेपी हार गई है। इसके अलावा असीम गोयल, उनके हलके से भी बीजेपी हार गई है। इसके अलावा जेपी दलाल, उनके हलके से भी बीजेपी हार गई है। और रंजीत चौटाला खुद तो हारे हैं, उनके हलके से भी बीजेपी हार गई है 27,000 से ज्यादा वोटों से। और बिशंबर वाल्मीकि, उनके हलके से भी बीजेपी हार गई है। तो ये वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, यानी जिनके हलके से भी बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई है इस लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा हरियाणा के 43,026 लोगों ने नोटा बटन दबाया है, यानी 43,000 लोगों ने किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं किया है और नोटा का बटन उन्होंने दबाया है। वहीं सबसे ज्यादा वोट अगर हम बात करें तो 8 लाख से ज्यादा वोट राव इंद्रजीत सिंह को मिले हैं। यानी अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट राव इंद्रजीत सिंह लेकर गए हैं, और वो लगातार कई सालों से ही एमपी बनते जा रहे हैं, ये आपको पता है। हालांकि राज बब्बर ने वहां पर कड़ी टक्कर दी है और ज्यादा मार्जिन से राव इंद्रजीत सिंह वहां पर नहीं जीत पाए हैं, लेकिन आखिरकार वो सबसे ज्यादा वोट लेने में, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट लेने में कामयाब जरूर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको पता चल गया ये जो मोटी मोटी बातें इन नतीजों से निकलकर सामने आई हैं। हालांकि कांग्रेस का उतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं था, आपने देखा होगा, कांग्रेस का उतना बड़ा प्रचार भी नहीं था। यानी बीजेपी के मुकाबले अगर हम बात करें, बीजेपी का मैनेजमेंट भी हाईटेक होता है, आपको पता है, हाईटेक उनका मैनेजमेंट था। प्रचार में भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी, और तीसरा क्योंकि उनकी सरकार भी थी, तो ये सारी बातें, उसके मुकाबले कांग्रेस का ज्यादा मैनेजमेंट भी नहीं था और इतना बड़ा प्रचार भी नहीं था। लेकिन लोगों की वजह से, क्योंकि लोग वोट डाल रहे थे सत्ता के खिलाफ, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे। सो दोस्तों, 5-5 पर हरियाणा में मामला टिका है, 5 सत्ता पार्टी के खाते में, 5 विपक्ष के खाते में। और इन नतीजों का आगे क्या असर होगा उस पर भी आने वाले एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे।
क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। सो दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे कि इन नतीजों का क्या असर आगे होने वाला है। तमाम पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे कि बीजेपी का आगे क्या हो सकता है, कांग्रेस का आगे क्या हो सकता है, जेजेपी इनेलो का क्या हो सकता है, या आम आदमी पार्टी। सो बने रहिए द मसला के साथ। और ये चर्चा आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के नीचे शेयर कर देंगे तो तमाम हरियाणा के लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।